बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम टेबुलर डाटा को मॉडल कैसे करते हैं मशीन लर्निंग के ज़रिए। टेबुलर डाटा ऐसे डाटा को कहते हैं कि जो एक्सेल शीट या सीएसवी फाइल में कंप्लीट समा जाए, उसको हम टेबुलर डाटा या स्ट्रक्चर डाटा भी बाज़ औक़ात कहा जाता है उसको। तो यानी जिसमें रोज़ और कॉलम्स होते हैं। तो टेबुलर डाटा को हम मॉडल करेंगे और जो हम रिजल्ट्स जनरेट करेंगे वो इस स्टडी में, इस जर्नल में, इस आर्टिकल में पब्लिश्ड है। अगर आप इसकी यानी ये जो फिगर्स हैं इस की ये वाली फिगर्स जो हैं, ये सब फिगर्स को एंड ऑफ द वीडियोस, इस वीडियो के दौरान हम इन सब फिगर्स को रिप्रोड्यूस करेंगे बेसिकली। तो यानी सिर्फ ये बताना था कि आपको ये जो हम इस पेपर के जो रिजल्ट्स हैं हम उनको रिप्रोड्यूस करेंगे। लेकिन जो यानी जो हम डाटा यूज़ करेंगे वो टेबुलर है। तो अगर आप किसी भी और यानी मतलब मैटर नहीं करता कि वो किस तरह का डाटा, वो किस सोर्स से आया है डाटा। अगर वो टेबुलर डाटा है चाहे किसी भी सोर्स से आया है, तो आप उसको इन मेथड के ज़रिए, जो हम मेथड इसमें यूज़ करेंगे इस वीडियो में, आप उसको उसके ज़रिए उसको मॉडल कर सकते हैं। तो इस स्टडी का जो एक्चुअल जो मॉडलिंग के जो रिजल्ट्स हैं वो इस लिंक के ऊपर यहाँ पे मौजूद हैं। और यहाँ पे ये आप देखें कि मुख्तलिफ चैप्टर्स की फॉर्म में जो रिजल्ट्स हैं वो सारे यहाँ पे मौजूद हैं। तो सबसे पहले हम ईडीए के चैप्टर में एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस, हम इसमें अपने डाटा को थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे। ईडीए जो है वो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है आपके मशीन लर्निंग का, यानी इनिशियल जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है कि आप अपने डाटा को समझे। उसके बाद हम एमएल एक्सपेरिमेंट्स में डिफरेंट मॉडल्स को कंपेयर करेंगे, उनकी परफॉर्मेंस को। तीसरे नंबर पे हम एमएलपी या जिसको एएनएनपी कहते हैं, हम उसको ट्रेन करेंगे अपने डाटा के ऊपर। और उसके बाद हम दो ट्रांसफार्मर बेस्ड मॉडल्स को ट्रेन करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि हाइपर पैरामीटर ऑप्टिमाइजेशन के ज़रिए हम पैरामीटर्स को, अपने मॉडल की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं या नहीं। और उसके बाद हम मॉडल की जो प्रिडिक्शन परफॉर्मेंस है, अब उसको प्रिडिक्शन के जो रिजल्ट्स हैं उनको एनालाइज करेंगे। और उसके बाद हम इंटरप्रिटेशन करेंगे, डिफरेंट मेथड्स ऑफ इंटरप्रिटेशन जो है हम उनको अप्लाई करेंगे। तो ये कोड जो है यहाँ पे अवेलेबल है। आज की इस पहली वीडियो में हम सिर्फ ईटीए करेंगे और इसका जो एक्चुअल कोड है गिटहब के ऊपर वो यहाँ पे इस लिंक के ऊपर मौजूद है। ये भी मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको बता दूंगा। इस वीडियो को समझने के लिए दो प्री रेक्विजिट्स हैं। एक तो ये कि आपको एनाकोंडा को इस्तेमाल आता हो, एनाकोंडा के ज़रिए न्यू इन्वायरमेंट क्रिएट करना और उसमें पैकेजेस इंस्टॉल करना, ये चीज़ आपको आती हो। मैंने उसके ऊपर एक डिफरेंट वीडियो में सारा कुछ बताया हुआ है, आप उस वीडियो को देख लें ताकि आप एनाकोंडा के ज़रिए जो है वो आपको इन्वायरमेंट क्रिएट करना और पैकेज इंस्टॉल करना आपको आ जाए। इस केस में यानी आप इस तरह से एनाकोंडा प्रॉम्प्ट को ओपन करें और यहाँ पे उस वीडियो में वैसे मैंने बताया हुआ है, हम जो है वो जो हमने इन्वायरमेंट आपने क्रिएट किया होना चाहिए और उस इन्वायरमेंट का नेम चाहे कुछ भी हो। हमारे पास जो यानी मैंने जो नाम रखा हुआ है उसका ML537। तो मैं इसको कोंडा एक्टिवेट ML_537, तो मैं इस तरह से इस इन्वायरमेंट इसको यहाँ पे एक्टिवेट करूँगा। और इसके अंदर ये सारे के सारे पैकेजेस मुझे इंस्टॉल करने हैं, जो यहाँ पे ये डॉक्स के अंदर ये सारे पैकेजेस जो पड़े हुए हैं रिक्वायरमेंट्स में, ये सारे पैकेजेस मुझे जो है ये इंस्टॉल करने हैं। इस एनवायरनमेंट आपके पास होने चाहिए, मैंने ऑलरेडी किए हुए हैं, उस वीडियो में मैंने बताए थे। दूसरी चीज़ जो है वो ये है, वो रिप्रोड्यूसिबिलिटी के ऊपर है। मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाई थी रिप्रोड्यूसिबिलिटी के ऊपर, तो आप उस वीडियो को देख लें। हम अपने रिजल्ट्स को रिप्रोड्यूसिबल बनाएंगे और एंड ऑफ द डे हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो एग्जैक्टली इस तरह से जैसे यहाँ पे ये इस प्रोजेक्ट में है, यहाँ पे आपके पास भी इस तरह डिफरेंट चैप्टर्स में होंगे। हम बेसिकली ये काम जो है वो स्फिंक्स और स्फिंक्स गैलरी को इस्तेमाल करके करेंगे। तो आप उस वीडियो में जिसमें मैंने ये रिप्रोड्यूसिबिलिटी के ऊपर वीडियो बनाई है उसको आप देख लें, तो आपको समझ आ जाएगी कि मैं यहाँ पे, ये हमारा बेसिकली वो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट फोल्डर है। और प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर जो स्क्रिप्ट्स के अंदर मैं हम अपना सारा काम करेंगे, तो आपको समझ आ जाएगी वो वीडियो देख के हम इस तरह से क्यों कर रहे हैं। एनीवे हम पाइचाम में सबसे पहले अपना जो प्रोजेक्ट फोल्डर है वो ओपन करेंगे।
तो पाइचाम जब ओपन होगा तो अगर आपके पास यानी ये जो आपका प्रोजेक्ट फोल्डर है वो ऑलरेडी ओपन नहीं है तो आप न्यू प्रोजेक्ट यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट फाइल में जाएं और न्यू प्रोजेक्ट और न्यू प्रोजेक्ट में आप इसको यही पाथ दें जो आपका प्रोजेक्ट का पाथ है, यानी जिसके अंदर ये स्क्रिप्ट्स और डॉक्स फोल्डर पड़े हुए हैं। तो इसको यहाँ पे और उसके बाद आप ऐड इंटरप्रेटर, आपने चूँकि एनाकोंडा के ज़रिए इन्वायरमेंट क्रिएट किया हुआ है तो कोंडा इन्वायरमेंट, और उसके बाद आप अपना जो इन्वायरमेंट है उसको एक्टिवेट करें। अगर आपको इन स्टेप्स की सही समझ नहीं आ रही तो आप उस वीडियो को दोबारा से देखें जिसमें मैंने बताया हुआ है कि एनाकोंडा के ज़रिए और इन्वायरमेंट कैसे क्रिएट करते हैं और पाइचाम में प्रोजेक्ट कैसे हम बनाते हैं। एनीवे हम यहाँ पे स्क्रिप्ट फोल्डर में जो है वो अपनी एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे। आज हम चूँकि सिर्फ ईडीए के बारे में पढ़ेंगे, यानी डाटा को एक्सप्लोर कैसे करना है, हम इस डाटा को एक्सप्लोर करेंगे। तो जो फाइल है हम उसका नाम रखते हैं ईडीए। और ये फाइल का नाम है सब। मैं आपको डाटा को थोड़ा सा बताता चलूँ कि ये डाटा की जो दोनों फाइल्स हैं ये बेसिकली इस गिटहब लिंक के ऊपर यहाँ पे मौजूद है। इधर आप इसमें स्क्रिप्ट्स के अंदर जाएं तो यहाँ पे ये दोनों फाइल्स मौजूद हैं, आप यहाँ से डाउनलोड कर लें। तो इन दोनों फाइल्स में हमारे पास जो डाटा है वो दो फाइल्स में, एक फाइल की बजाय दो फाइल में पड़ा हुआ है। आपके पास मोस्ट प्रोबेबली जो है वो डाटा एक फाइल में ही होगा, और अगर एक फाइल में नहीं है तो आप उसको एक फाइल में कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक फाइल ये है, इसमें डाटा जो है वो डिफरेंट रोज और कॉलम्स की फॉर्म में है। और यानी इस फाइल में जो है तकरीबन 1000 की, हाँ, 1980 या 981 रोज इसमें है, यानी डाटा पॉइंट्स 981 डाटा पॉइंट्स इसमें है। और इसी तरह से जो दूसरी एक्सेल शीट है उसमें तकरीबन 500-600 के करीब वो है। तो हम बेसिकली जब हम डाटा ये करेंगे या बेसिकली हम दोनों फाइल्स को इकट्ठा करेंगे, हम दोनों फाइल्स का जो डाटा है उनको एक दूसरे के ऊपर स्टैक करके, तो उसके बाद हम दोनों यानी 1500 तो करीब पॉइंट्स बनेंगे। इसमें तकरीबन आप देखेंगे 500 600 के करीब पॉइंट्स हैं इसमें, 680 81। ये जो 1500 के करीब पॉइंट्स बनेंगे हम इन 1500 पॉइंट्स को ऊपर यानी काम करेंगे। तो इन दोनों फाइल्स में कुछ कॉलम्स जो हैं वो कॉमन है, हम सिर्फ जो कॉमन कॉलम्स हैं हम उनको यूज़ करेंगे। यानी ये जो पहले मैंने आपको फाइल दिखाई थी उसमें नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो कम है, ये वाले जो कॉलम्स हैं तो हम इन कॉलम्स को ही इस फाइल में से भी, ये जो दूसरी फाइल थी इसमें से भी हम वही वाले कॉलम्स लेंगे और उनको उनके ऊपर हम काम करेंगे। तो मशीन लर्निंग में जब हम मशीन लर्निंग ये जो हम ब्रांच पढ़ेंगे आज या जो काम करेंगे, जो मॉडलिंग हम करेंगे, इसको सुपरवाइज मशीन लर्निंग कहा जाता है। सुपरवाइज मशीन लर्निंग का मतलब ये है कि आप कुछ डाटा आपका इनपुट है और कुछ डाटा आपका आउटपुट है। यानी हमने मॉडल बनाना है, हमने ऐसा मॉडल बनाना है इस केस में कि जो ये सारे के सारे फीचर्स इनपुट ले और ये जो क्यूई है ये आउटपुट दे दे। यानी हम मॉडल को मतलब इसमें हम फीचर्स और सैंपल्स की बात करें तो ये एक कॉलम जो है वो एक फीचर है। इसका मतलब यह है कि हम कुछ फीचर जो है वो उनको एज एन इनपुट ले रहे हैं, ठीक है। और एक या एक से ज़्यादा फीचर जो है वो हमारे पास आउटपुट होते हैं, हमेशा इनपुट और आउटपुट फीचर्स होते हैं। तो इस केस में हमारे पास एक आउटपुट फीचर है और ये सारे जो हैं ये हमारे पास इनपुट फीचर है। और ये जो है एक ईच रो इज़ वन सैंपल या वन एग्जाम्पल। एवरी एग्जाम्पल कंसिस्ट ऑफ इनपुट आउटपुट पेयर्स। तो हम यानी जब हम मॉडल बना लेंगे तो हमारा मॉडल जो है वो मिसाल के तौर पे इसको एज एन इनपुट लेगा इन वैल्यूज़ को और ये चीज़ है ये मॉडलिंग में, मशीन लर्निंग मॉडलिंग में हम जो टेबुलर डाटा की मॉडलिंग करते हैं तो इसी तरह से ही होता है कि हर रो में ऐसे कुछ जो कॉलम्स हमारे इनपुट्स होते हैं वो कॉलम का जो डाटा है वो एज एन इनपुट लेता है, और जो कॉलम हमारा आउटपुट है उसको वो उसको प्रिडिक्ट करता है, वो मॉडल हमें वो वैल्यू बताएगा। पहले हम मॉडल को ट्रेन करेंगे। ट्रेन करने से मुराद ये कि ये जो अ, मिसाल के तौर पे हम ये डाटा जो सारा है ये मॉडल को हम पहले दिखाएंगे कि भाई अगर अगर
ये इनपुट है तो ये आउटपुट है, अगर ये इनपुट है तो ये आउटपुट है। तो जब यानी हम लेट से हम 1000 सैंपल जो है वो मॉडल को दिखाएंगे और उसके बाद हम मॉडल से पूछेंगे कि भाई मुझे बताओ, अगर अगर ये इनपुट हो तो आउटपुट क्या है। तो मॉडल हो सकता है 20 प्रिडिक्ट ना करे, हो सकता है 19.8 प्रिडिक्ट करे, हो सकता है 22 प्रिडिक्ट करे। तो वो जो मॉडल की जो प्रिडिक्शन है वो जितनी ऑब्जर्वेशन से दूर होगी, अ, उससे हम अंदाज़ा लगाएंगे हमारा मॉडल कितना अच्छा है। हम जो हमने ट्रेनिंग के दौरान मॉडल को डाटा दिखाया, हम वो डाटा भी मॉडल को दोबारा दिखाएंगे और उसके ऊपर रिजल्ट देखेंगे, मतलब देखेंगे। लेकिन ये तो मतलब एक तरह से मतलब वो उसको हम कहते हैं ट्रेनिंग परफॉर्मेंस, यानी मॉडल की जो परफॉर्मेंस है जो ट्रेनिंग डेटा के ऊपर है उसको हम ट्रेनिंग परफॉर्मेंस कहते हैं। तो वो इतनी मैटर नहीं करती, क्योंकि वो तो जारी बात है हमेशा बेहतर ही होगी। जैसे आप किसी बच्चे को जब एग्ज़ाम की तैयारी करवा रहे हैं, तो जो आपने उसको तैयारी के दौरान जो क्वेश्चन दिए हैं, तो आप एग्ज़ाम में वही क्वेश्चन नहीं पूछते, एग्ज़ाम में आप डिफरेंट क्वेश्चन पूछते हैं। तो यहाँ पे भी इसी तरह से ही हम जो ट्रेनिंग के दौरान टेस्ट के दौरान जो हम एग्जांपल्स हैं या सैंपल्स हैं वो डिफरेंट होगी होनी चाहिए जो ट्रेनिंग के दौरान है। तो और अमूमन ट्रेनिंग परफॉर्मेंस इज ऑलवेज हायर देन टेस्ट परफॉर्मेंस, मतलब उसके बराबर भी हो सकती है, लेकिन उससे ज़्यादा और अमूमन उससे ज़्यादा होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी अगर आपका ट्रेनिंग का स्क्वायर लेट से 0.99 है और टेस्ट का स्क्वायर 0.2 है, तो इसका मतलब यह है कि आपका मॉडल ने सिर्फ रट्टा लगा लिया है। जो उसको ट्रेनिंग में डाटा मिला था उसने उसको समझा नहीं है, उसने उसके एक्चुअल अंडरलाइंग प्रोसेस जो है उसको समझा नहीं है। एनीवे, इंट्रोडक्शन काफ़ी लंबा हो गया, लेकिन हमारे पास ये डाटा है। तो हम सबसे पहले स्टेप में हम जो काम करेंगे वो ये है कि हम इन दोनों फाइल्स को लोड करके उनका एक डाटा फ्रेम बनाएंगे। तो डाटा को लोड करने के लिए जो फंक्शन है वो ये फंक्शन है जो हम इस्तेमाल करेंगे। इस फंक्शन में आप फ़िलहाल ये हमें कह रहा है कि हमें ओएस जो है वो इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट ओएस। और ये पीटी जो है ये भी हमें इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट पांडास एस पीटी। और हाँ जी, तो इस फंक्शन में हम क्या कर रहे हैं, इस फंक्शन में हम यहाँ पे पहले एक फ़ाइल को लोड कर रहे हैं, उसके बाद दूसरी फ़ाइल को रीड कर रहे हैं एक्स पांडास डॉट रीड एक्सेल फंक्शन के ज़रिए। और उसके बाद ये जो फ़ाइल थी, इस फाइल में चूंकि ज़्यादा नंबर ऑफ़ कॉलम ज़्यादा थे, तो हम उनमें से कुछ कॉलम जो हैं वो ड्रॉप कर रहे हैं, और डाई में से भी कुछ कॉलम जो हैं हम ड्रॉप कर रहे हैं जो हमें नहीं चाहिए, ताकि फाइनली इन दोनों में सिर्फ वही कॉलम रह जाए जो हमें चाहिए। और उसके बाद हम उनको कंकैट कर रहे हैं, यानी उनको एक दूसरे के ऊपर रख रहे हैं, ठीक है। और उसमें से जो अगर कहीं पे मिसिंग वैल्यू है तो उस सारी की सारी रो को हम उड़ा रहे हैं। और उसके बाद हम यहाँ पे बेसिकली बता रहे हैं कि हमें इन दोनों को जब स्टैक कर रहे हैं तो ये वाले कॉलम्स जो है ना हमें चाहिए। सॉरी, यहाँ पे हम इन कॉलम्स को रीनेम कर रहे हैं, बेसिकली यहाँ पे हम इन कॉलम को रीनेम कर रहे हैं। और बेसिकली ये जो absorbent वाला कॉलम है इसको हम एंड पे लेके जा रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे डाई वाला जो कॉलम है इसको भी हम एंड पे लेके जा रहे हैं। यहाँ पे एक ख़ास जो डाई वाले कॉलम में एक ख़ास वैल्यू को हम रिप्लेस कर रहे हैं उसकी शॉर्ट फॉर्म से। और ये जो एब्जॉर्प्शन का कॉलम जो है, इसको हम दोबारा से यहाँ पे एंड पे लेके जा रहे हैं। दोबारा से तो नहीं, पहले एब्जॉर्बेंट को एंड पे लेके गए थे, फिर इसको एंड पे लेके गए हैं, अब एब्जॉर्प्शन को एंड पे लेके गए हैं। तो इस तरह से हमारे पास ये जो और ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन को हम यहाँ पे बताएंगे कि हमने कौन कौन से कॉलम्स जो है वो हमें चाहिए। वो कॉलम्स हमें इस डाटा में रिटर्न कर देगा। इस फंक्शन को इस्तेमाल करने का तरीका जो है वो मैं अभी बताता हूँ आपको, कि हम इस फंक्शन को जब इस्तेमाल करना चाहेंगे तो हम यहाँ पे यानी इसको कहेंगे लोड डाटा, और यहाँ पे इसका जो जो ये रिटर्न कर रहा है उसको हमने लेट से डाटा कह दिया। तो अब हम जब इस फाइल को रन करेंगे, इसको रन करने के लिए हम रन फाइल इन पाइथन कंसोल, इसको मिनिमाइज कर देते हैं। तो ये पाइथन कंसोल यहाँ पे आके इसको मैं यहाँ पे राइट साइड पे लेके जाऊँगा, और ताकि नेक्स्ट टाइम थोड़ी सी सेटिंग चेंज करूँगा ताकि ये वेरिएबल्स जो है वो नेक्स्ट टाइम शो ना करे यहाँ पे, ताकि हमारे स्क्रीन जो है उसमें स्पेस ज़्यादा आ जाए। तो इस वक्त यहाँ पे हमारे पास जब मैंने इस फंक्शन को कॉल किया तो इस फंक्शन ने ये डाटा रिटर्न किया। तो इसकी मैं टाइप चेक करूँगा तो ये एक डाटा फ्रेम है, और इसकी मैं शेप चेक करूँगा तो इसके अंदर आप देखें जो कि हमने दोनों शीट्स के जो
डाटा था उनको स्टैक कर दिया, तो ये 1514 कॉलम इसमें रोज हैं और 13 कॉलम्स हैं। अगर मैं इसका जो हेड है उसको प्रिंट करूं, हेड से मतलब टॉप 5 रोज, तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो टॉप 5 रोज हैं उनमें क्या क्या है। यहाँ पे असल में ये सारे कॉलम शो नहीं कर रहा। इसी तरह से अगर मैं इसकी टेल जो है वो प्रिंट करूँ तो इसमें ये चीज़ है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप इस डाटा को चेक करें तो इस डाटा के अंदर एक कॉलम है डाई का और एक कॉलम है एडजॉर्बेंट। ठीक है। ये जो दोनों कॉलम्स हैं इनकी जो वैल्यूज़ हैं आप देखें कि ये मतलब इंग्लिश करेक्टर्स हैं। ठीक है, ये न्यूमेरिकल वैल्यूज़ नहीं है। हम इस तरह से भी चेक कर सकते हैं डॉट डॉट डेटा डॉट डी टाइप्स, ताकि हमें पता चल जाए कि इनमें से कौन कौन सी वैल्यूज़ जो हैं वो यानी कैटेगोरिकल है या न्यूमेरिकल नहीं है। तो ये देखें आपके ये दोनों जो है ये ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से मतलब ये कि ये न्यूमेरिकल नहीं है। अ, तो हम असल में मशीन लर्निंग के जो मॉडल्स हैं या जो एल्गोरिथम्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल डाटा को ही प्रोसेस कर सकती हैं। वो कैटेगोरिकल डाटा को प्रोसेस नहीं कर सकती। तो इस वजह से हमें इन दोनों कॉलम्स को बहरहाल उसमें कन्वर्ट करना है न्यूमेरिकल से कैटेगोरिकल में। अब न्यूमेरिकल से कैटेगोरिकल में कन्वर्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं। मिसाल के तौर पे अब यानी जैसे हम यहाँ पे देखें एडजॉर्बेंट की ये जो कॉलम है यहाँ पे, तो इसमें अगर मैं चेक करूँ कि यूनिक वैल्यूज़ कितनी है, तो इसमें ये सारी की सारी जो है ये यूनिक वैल्यूज़ हैं। कितनी यूनिक वैल्यूज़ हैं, मैं इसकी लेंथ चेक करूँ तो 48 वैल्यूज़ हैं। अब इसका एक तरीक़ेकार जो है वो ये है कि मैं इसको ये GIC को 0 कह दूं, इसको 1 कह दूं, इसको 2 कह दूं, इसको 3 कह दूं, इसको 4 कह दूं, इसको 5 कह दूं, इसको 6 कह दूं। यानी ये डिफरेंट कैटेगरी को डिफरेंट नंबर से रिप्रेजेंट कर दो। तो इस तरीके से क्या होगा कि मैंने कैटेगोरिकल या जो कैटेगोरिकल से मतलब यह है कि वो नॉन न्यूमेरिकल, कैटेगोरिकल से मेरा मुराद ये है कि मैं कैटेगोरिकल को न्यूमेरिकल में कन्वर्ट कर रहा हूँ। इस मेथड को हम कहते हैं वो लेबल एनकोडिंग। ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको लेबल एनकोडिंग से हम इसको उसमें कन्वर्ट करेंगे न्यूमेरिकल में। तो लेबल एनकोडिंग करने के लिए जो फंक्शन है वो ये फंक्शन है, और ये फंक्शन जो है ये क्या करता है, ये बेसिकली आप इसमें देखें तो ये डाटा फ्रेम एक इनपुट लेता है और साथ में हमें इसको चाहिए कि हम इसको बताते हैं कि कौन से कॉलम को हमने लेबल एनकोड करना है। तो ये लेबल एनकोडर जो ये जो क्लास है लेबल एनकोडर, इसको हमें इधर इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो हम इसको फ्रॉम sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग इम्पोर्ट लेबल एनकोडर। ठीक है। अब मुझे कैसे पता चला कि लेबल एनकोडर यहाँ पड़ी हुई है, ये बहरहाल आपको आस्ता आस्ता आपको याद हो जाएगा कि ये लेबल एनकोडर क्लास जो है यहाँ पड़ी हुई है। तो इसके अंदर ये लेबल एनकोडर को इनिशिएट करके इसके अंदर जो वो वाला कॉलम है जिस कॉलम को मैं लेबल एनकोड करना चाह रहा हूँ उसको ये लेबल एनकोड कर देगा, और साथ में हमें वो जो डाटा है उस डाटा में वो कॉलम वापस रख देगा उस, और वो डाटा हमें रिटर्न करेगा। साथ में ये इनकोडर भी हमें इस इनकोडर लेबल इनकोडर क्लास का जो ऑब्जेक्ट है उसका जो इंस्टेंस है वो हमें रिटर्न कर रहा है, ताकि हम इसको यूज़ कर सकें अगर हमने उनको इन्वर्स करना हो, इन्वर्ट बैक करना हो। अब अगर मैं इस फंक्शन को इस्तेमाल करके तो इसमें जो एडजॉर्बेंट का कॉलम है उसको अगर मैं वन हॉट एनकोड करना चाहूँ तो वो मैं इस तरह से कर सकता हूँ। यानी मैंने इस फंक्शन को कॉल किया यहाँ पे, और इसमें इसको डाटा जो है वो उसको दिया एज एन इनपुट और बताया कि कौन से कॉलम को उसने वन हॉट एनकोड करना है, और रिटर्न जो है वो कर रहा है उसको भी मैंने डाटा कह दिया, और ये जो इनकोडर है इसको मैंने एडजॉर्बेंट इनकोडर कह दिया। तो अब इसको अगर मैं यहाँ पे इस कोड को रन करूँ, इससे पहले देखें कि आप जो इस डाटा के अंदर जो असॉर्टमेंट कॉलम था उसमें ये सारी कैटेगोरिकल यानी वैल्यूज़ थी। अब अगर मैं इसको रन करूँ और अब अगर मैं यहाँ पे सॉरी, मुझे ये फंक्शन जो है यहाँ पे इसको पहले रन करना होगा ताकि वो फंक्शन जो है वो मेमोरी में आ जाए, और इसी तरह से ये जो मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया है इसको भी मुझे यहाँ पे करना होगा ताकि ये चीज़ भी जो है मेमोरी में आ जाए, लेबल एंड कोडर क्लास जो है। अब जब मैं इस फंक्शन को यहाँ पे रन करूँगा तो अब इस वक्त डाटा के अंदर जो एडजॉर्बेंट कॉलम है आप देखें कि वो अब न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में वो हो गया। अगर मैं इसकी
जो यूनिक वैल्यूज़ चेक करूँ तो आप देखें यूनिक वैल्यू जो है वो 0 1 2 इस तरह से, तो यानी उसने इन तमाम कैटेगरीज को 0 1 2 से रिप्लेस कर दिया। इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है, अगर मैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू चेक करूँ तो वो 47 है, चूँकि ये 0 से स्टार्ट हो रही है, तो इसमें भी चूँकि वो 48 यूनिक वैल्यूज़ थी तो इसमें भी 48 ही यूनिक वैल्यूज़ हैं। हर उसने कैटेगरी को एक डिफरेंट नंबर से रिप्रेजेंट कर दिया है। इसी तरह से अगर मैं जो डाई वाला कॉलम था, उसको अगर मैं लेबल एंड कोड करना चाहूँ तो उसी मैं इसी तरह से इस फंक्शन को दोबारा से कॉल कर सकता हूँ। तो अब आप देखें कि इसमें जो डाई का कॉलम है वो भी लेबल एंड कोड हो, उस वो भी न्यूमेरिकल हो गया है। अगर मैं इसके अंदर जो डाई के कॉलम की जो यूनिक वैल्यूज़ जो हैं, उनको वो काउंट करूं, ठीक है, तो इसकी अगर मैं लेंथ चेक करूं तो इसके अंदर 16 यूनिक, यानी डाई वाले कॉलम में 16 यूनिक वैल्यूज़ थी, ठीक है। तो इसीलिए इसकी जो यानी मैक्सिमम वैल्यू होगी वो आप देखेंगे वो 15 है, ठीक है। तो इस तरह से हमने अपने डाटा के अंदर जो यानी आप कह लें कि जो कैटेगोरिकल वैल्यूज थे उसको हमने न्यूमेरिकल में कन्वर्ट कर लिया लेबल एंड कोडिंग के जरिए। लेकिन लेबल एंड कोडिंग की से लेबल एंड कोडिंग जो है वो ज़रा सिंपलर तरीका है। इससे जो बेहतर तरीका है, इससे जो ज़रा ज़्यादा एडवांस तरीका है, वो है वन हॉट एनकोडिंग। वन हॉट एनकोडिंग ये होती है कि मिसाल के तौर पे लेट्स से इधर मैं इस एक्सेल शीट में यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि यानी हमारे पास यहाँ पे ये है एडजॉर्बेंट वाला कॉलम, ठीक है। अब अगर हमारे पास लेट्स से ये मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे इसको इधर ले जाता हूँ, लेबल एडिटिंग, और इसको मैं यहाँ पे ले जाता हूँ। अब लेट से ये ओरिजिनल वो था, डाटा था, तो इसमें क्या होगा इस केस में, चूंकि ये दो कैटेगरीज हैं तो पीएसपी इसमें इसको वो करेगा लेट से यानी 0 यानी 1 0 0, ठीक है, और यानी 1 1 0, और इसको वो करे उसके बाद एक और कॉलम क्रिएट करेगा, उसमें करेगा 0 0 1, ठीक है। अब ये क्या हुआ है, आपने हमने हमारे पास ओरिजिनल जो था वो यानी 3 वैल्यूज़ थी, और उसने उसको उसकी जगह 2 कॉलम्स बना दिए, यानी ओरिजिनल एक कॉलम था और अभी हमारे पास 2 कॉलम्स आ गए। लेकिन हर कॉलम में सिर्फ 0 1 है, 0 1 है। लेट्स से अगर मैं यहाँ पे 3 कर लेता हूँ, लेट्स से इसमें तीसरी वैल्यू भी उठा लेता हूँ, पीएसपी था शुरू में भी पीएसपी, और यहाँ पे लेट्स से ये वैल्यूज़ को भी मैं उठा लेता हूँ, ठीक है। अब अगर मैं ये वैल्यू भी यहाँ पे लिख लेता हूँ, वैसे तो नहीं ये डिफरेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे एनीवे हाँ जी, तो यहाँ पे अब इस केस में क्या होगा, 1 1 0 0, और ये भी 0 हो जाएगी, और साथ में एक और, अब चूंकि हमारे पास 3 कैटेगरीज हैं तो हमारे पास जो कॉलम्स हैं वो भी 3 हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके तो यानी नंबर ऑफ जितने इस फीचर में जितने नंबर ऑफ यूनिक वैल्यूज हैं उतने नंबर ऑफ कॉलम्स हो जाएंगे। और पहले कॉलम में मतलब क्या होगा कि जहाँ जहाँ पे ये पहली वाली कैटेगरी है वो मौजूद है, वहाँ वहाँ पे 1 हो जाएगा, जहाँ जहाँ पे वो नहीं है वहाँ वहाँ पे 0 हो जाएगा। इसी तरह दूसरे कॉलम में जो दूसरी कैटेगरी थी, जहाँ पे वो दूसरी कैटेगरी है वहाँ पे 1 है, जहाँ पे वो दूसरी कैटेगरी नहीं है वहाँ पे वो 0 हो जाएगी। इसी तरह से तीसरे कॉलम में जहाँ जहाँ पे तीसरी कैटेगरी नहीं है वहाँ पे 0, जहाँ पे तीसरी कैटेगरी है वहाँ पे 1। तो इस तरह से यानी वन हॉट एनकोडिंग जो है वो अमूमन बेहतर मेथड समझा जाता है एज़ कम्पेयर टू लेबल एनकोडिंग। लेकिन इसका मसला ये है कि जितनी आपके पास कैटेगरीज ज़्यादा होंगी उतने जितनी कैटेगरीज होंगी उतने ही आपके पास कॉलम्स भी बढ़ते जाएंगे। अब जैसे इस केस में हमारे पास डाइज वाली जो कॉलम कैटेगरीज हैं वो 16 है, तो जब हम डाई कॉलम को वन हॉट एनकोड करेंगे तो 16 न्यू कॉलम्स आ जाएंगे, यानी वो एक कॉलम की जगह 16 कॉलम आ जाएंगे। और इसी तरह से जो एडजॉर्बेंट में 47 कॉलम थे, तो 47 कैटेगरीज थी, तो वो वन उसकी बजाय 47 एक कॉलम की बजाय 47 कॉलम्स विल रिप्रेजेंट द एडजॉर्बेंट फीचर, ठीक है। तो इस ये इसका डिसएडवांटेज इसका ये है
कि ये इसमें हमारे पास जो डाटा का जो साइज़ है वो बढ़ जाता है। तो लेबल एनकोडिंग वन हॉट एनकोडिंग के लिए जो फंक्शन हम इस्तेमाल करेंगे वो ये फंक्शन हम इस्तेमाल करेंगे ओ एच ई कॉलम। ये भी एल ई कॉलम की तरह है, डाटा फ्रेम हम इसको इनपुट देंगे और बताएंगे कि किस कॉलम को वन हॉट एनकोड करना है। और रिटर्न ये क्या कर रहा है, रिटर्न हमें कर रहा है डाटा फ्रेम, वही डाटा फ्रेम रिटर्न कर रहा है। और साथ में हमें बताएगा कि कौन कौन से कॉलम ऐड किए हैं, और वो इनकोडर जो है वो हमें साथ में इनकोडर जो है वो रिटर्न करा। अब ये वन हॉट इनकोड हमें ऊपर इंपोर्ट करना पड़ेगा दोबारा, चूँकि पहले हमें दोबारा नहीं बल्कि हमें ऊपर इंपोर्ट करना पड़ेगा क्योंकि पहले हमने इसको इंपोर्ट नहीं किया हुआ। अब हम इस सेल को यहाँ पे रन करेंगे इस कोड को, ताकि ये मेमोरी में आ जाए वन हॉट इनकोडर क्लास। और इसके अलावा ये जो वन हॉट इनकोडर है इस फंक्शन में हम आप देखें कि डाटा फ्रेम को हम ये वन हॉट एनकोडर क्लास को इनिशियलाइज करवा रहे हैं यहाँ पे, और उसके बाद फिट ट्रांसफॉर्म, और हम उसको बता रहे हैं कि भाई इस क्लास इस डाटा के इस क्लास इस कॉलम को वन हॉट एनकोड कर दो। और उसके बाद उन जो एडिट कॉलम्स हैं उनको हम उनके जो कॉलम नेम है वो बेसिकली हम सेट कर रहे हैं, उनको रीनेम कर रहे हैं एडिट कॉलम्स को। और उसके बाद जो प्रीवियस जो कॉलम था उसको हम रिमूव कर रहे हैं इस डाटा में से। तो अब जब हम लेट से हम अपने डाटा को दोबारा लोड करते हैं, तो इस वक्त आप देखें कि डाटा के अंदर जो एडसॉर्बेंट है इस वक्त वो कैटेगोरिकल है, न्यूमेरिकल नहीं है, चूँकि हमने इस फंक्शन को दोबारा से रन किया है। और अब अगर हम इसमें जो वो वाला कॉलम है, एडसॉर्बेंट वाला कॉलम है, अगर हमने उसको वन हॉट एनकोड करना है, तो हम इस ये जो ओ एच ई कॉलम वाला है इसको हम यहाँ पे कॉल करेंगे। तो इसको आप देखें, जब मैंने इसको यहाँ पे रन किया तो ओ एच ई कॉलम जो है मुझे उसको भी एक दफ़ा यहाँ पे रन करना है। तो यानी इस एरर का बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आप इस एरर को समझें। इस एरर का मतलब ये है कि ओ एच ई कॉलम जो फंक्शन था ये अभी डिफाइन नहीं था। ये क्यों नहीं था डिफाइन, क्योंकि मैंने अभी इस कोड को यहाँ पे लिख तो दिया था लेकिन इस कोड को रन नहीं किया था। अभी पाइथन को नहीं पता था कि भाई ये क्या चीज़ है। तो मैंने अब जब इसको रन किया तो अब इसको पता चल गया कि भाई यानी ये एग्जिस्ट करता है, या मैंने इसको कंसोल में जब इसको रन कर दिया तो अब मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। तो अब मैं इसको यानी जब रन करता हूँ तो आप देखें कि जो इसने मुझे डाटा रिटर्न किया है, ठीक है, उसमें जो एडजॉर्ब अगर मैं उसकी शेप चेक करूँ तो आप देखें अब उसकी शेप 60 है। ठीक है, ओरिजिनल डाटा की जो शेप थी वो 13 कॉलम थे, इसमें 60 कॉलम्स हैं। 60 कॉलम्स क्यों हैं? अगर मैं इसका जो हेड चेक करूं या डाटा डॉट कॉलम्स चेक करूं तो आप देखें कि इसके अंदर इसने एडजॉर्बेंट की जगह पे ये सारे के सारे 47 कॉलम्स इसने ऐड कर दिए हैं। ठीक है, ये 47 कॉलम्स उसने इसलिए ऐड कर दिए हैं क्योंकि वो उसके एडजॉर्बेंट कॉलम में 47 कैटेगरीज थी या 48 कैटेगरीज थी, तो 48 के कॉलम्स उसने ऐड कर दिए। और इसी तरह से अगर मैं जो है वो डाई वाला कॉलम जो है उसको रिप्लेस करना चाहता हूँ, तो आप देखें कि इसकी जो शेप है वो मज़ीद, इसमें जो नंबर ऑफ़ कॉलम्स है वो मज़ीद बढ़ जाएंगे। अब इस वक्त इसमें नंबर ऑफ़ कॉलम जो है वो 75 है। ठीक है, और ये 70, अब मैं अगर इसके कॉलम चेक करूँ तो आप देखें कि इसमें 48 कॉलम जो हैं वो एड्सॉर्बेंट वाले हैं, और 16 या 17 जितने भी वो उसमें कैटेगरीज थी डाइस की, यानी यहाँ पे मुझे कि 16 कैटेगरीज थी। तो ये 16 कॉलम्स जो हैं यहाँ पे ये डाइस वाले कॉलम्स हैं। ठीक है, तो अब हमारे अब जब हमने वन हॉट इनकोड किया तो उससे क्या हुआ कि हमारे डाटा की जो शेप है वो बढ़ गई है। तो एनीवे हमें हम लेबल एनकोडिंग यानी चाहे लेबल एनकोडिंग करें या वन हॉट एनकोडिंग करें, हमें कुछ ना कुछ ज़रूर करना होगा ताकि हमारा जो डाटा है वो न्यूमेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि कैटेगोरिकल डाटा आप मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स जो है उनको प्रोसेस नहीं कर सकते। तो ये अब हम यानी ये जो सारा हमने लिखा है इसको हम विद इन ए फंक्शन लिखेंगे, और उस फंक्शन का हम नाम रखेंगे मेक डाटा। ठीक है, यानी इस सारे को हम एक फंक्शन के अंदर लिख लेते हैं, और वो फंक्शन जो है वो क्या हमें रिटर्न कर रहा है, वो हमें डाटा रिटर्न कर रहा है। ठीक है,
और इस फंक्शन में हम लेट्स से का इनपुट आर्गुमेंट रख देते हैं कि इनकोडिंग जो है वो क्या होनी चाहिए। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो कोई इनकोडिंग नहीं है। ठीक है, तो अगर इनकोडिंग जो है वो लेबल इनकोडिंग है तो ये दो सेल्स रन हों, और एलिफ इनकोडिंग जो है वो ओ एच ई का मतलब ये है कि वन हॉट इनकोडिंग है, तो ये दोनों सेल्स रन हो। ठीक है, और अदरवाइज जो है वो डाटा जो है वो एज इट इज़ ही यहाँ पे रिटर्न किया जाए। ठीक है, हम ऑप्शनली इसमें इनपुट फीचर्स भी जो है वो एक आर्गूमेंट दे देते हैं, क्योंकि हमारा जो लोड डाटा फंक्शन था वो इनपुट फीचर्स आर्गूमेंट ले रहा था। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट नन है, तो बाय डिफ़ॉल्ट हम सिर्फ यही वाले जो 12 कॉलम्स थे वही हम इनपुट फीचर्स लेंगे। ठीक है, तो अब अगर हम अपना ये जो मेक डाटा फंक्शन है अ, इसको अगर हम कॉल करें तो हम इसको किस तरह से कॉल कर सकते हैं। हम इसको इसी तरह से, यानी डाटा इज इक्वल टू मेक डाटा। ठीक है, यहाँ पे अब जब हम लेट से अब इस फाइल को हम दोबारा से रन करते हैं ताकि इस फाइल के अंदर ये सारे का सारा जो कोड है ये रन हो जाए, तो अ, हमारे पास जो इसने डाटा रिटर्न किया उसकी मैं शेप चेक करता हूँ। उसमें आप देखिए 13 कॉलम्स हैं। ठीक है, उसके अंदर जो एडसॉर्बेंट और डाई वाले कॉलम्स हैं वो भी कैटेगोरिकल हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे इनकोडिंग की वैल्यू नहीं बताई कि किस तरह की इनकोडिंग होनी चाहिए। बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो इनकोडिंग नन है। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पे कहूँ इनकोडिंग इज इक्वल टू एल ई। ठीक है, अब मैं अगर इस कोड को यहाँ पे रन करूँ तो आप देखेंगे डाटा डॉट शेप जो है वो 13 कॉलम ही है, लेकिन उसके अंदर ये जो दोनों कॉलम्स हैं ये लेबल एनकोडेड हो चुके हुए हैं। ठीक है, और अगर मैं दोबारा से ये इसको ओ एच ही करूँ, वन हॉट इनकोड करूँ, तो अब इसकी जो सॉरी डाटा इसमें जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो बढ़ गए हैं। वन हॉट इनकोडिंग, ओ सॉरी सॉरी, ये यहाँ पे ओ एच मैंने लिखा है, यहाँ पे ओ एच ई होना चाहिए। ठीक है, अब मैंने चूंकि इस फंक्शन में चेंज किया तो मैं ये चेंज्ड फंक्शन दोबारा से रन करूँगा। ठीक है, और अब मैं अगर ये इसमें यहाँ पे एल ई की जगह पे ओ एच ई करता हूँ तो यहाँ पे डाटा की जो शेप है आप चेक कर देखेंगे वो 75 है। ठीक है, और इसी तरह से अगर मैं इसके कॉलम चेक करूँ तो ये, अब यहाँ पे एक छोटा सा मसला है, वो ये है कि हमने अगर अपने इनको इन्वर्स ट्रांसफॉर्म करना हो, ओरिजिनल उसमें लेके जाना हो, तो उसके लिए हमें इन इनकोडर्स की ज़रूरत पड़ेगी। ये जो डाई इनकोडर है या एडसॉर्बेंट इनकोडर है वो हम इस फंक्शन से रिटर्न नहीं करवा रहे। ठीक है, तो उसको हम यहाँ पे हम इसको रिटर्न करवाएंगे एडसॉर्बेंट इनकोडर और डाई इनकोडर। अब लेकिन मसला ये है कि जब इनकोडिंग की वैल्यू नन है तो उस वक्त इन दोनों की क्या वैल्यू होगी। उस वक्त इनकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं एडसॉर्बेंट इनकोडर और डाई इनकोडर इज इक्वल टू नन नन। ठीक है, तो अब जो है ये फंक्शन जो है ये तीन चीज़ें बेसिकली रिटर्न कर रहा है। मैं इस फाइल को अगर रन करूँ तो ये सारी फाइल में सारे का सारा जो कोड है वो रन हो जाएगा, और हमें जो है वो ये डाटा जो है वो रिटर्न करेगा। अगर मैं इसकी शेप चेक करूँ तो इसमें 13 है। ठीक है, इस वक्त इसने, ठीक है, इसको जो इसमें जो दोनों कॉलम्स थे उनको वन हॉट इनकोड कर दिया। ठीक है, और ये जो अंडरस्कोर है ये बेसिकली लेबल इनकोडर है। ठीक है, लेकिन ये हमने इन दोनों को, इसको मैं कह देता हूँ डी ई कह देता हूँ, और इसको मैं कह देता हूँ ए ई, यानी एडसॉर्बेंट इनकोडर। अब अगर मैं इसको यूज़ करूँ तो डाटा तो डाटा के अंदर अ, मैंने यानी हम्म, मतलब डाटा के अंदर जो कॉलम्स हैं डाई और एडसॉर्बेंट वो यानी वो न्यूमेरिकल में आ चुके हैं। एज ई जो है वो लेबल एनकोडर है फॉर एडसॉर्बेंट, और डी ई जो है वो लेबल एनकोडर है फॉर डाई। अब हम इसके ज़रिए हम किस तरह से उसको इन्वर्स ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं इस अपने डाटा से डाई जो है वो उसको एक्सट्रैक्ट करता हूँ। ठीक है, ये डाई है, इस वक्त डाई वाला कॉलम है। अब अगर मैं इसको इन्वर्स ट्रांसफॉर्म करना चाहूँ
तो टी ई डॉट इनवर्स ट्रांसफॉर्म, ठीक है, तो डाई डॉट वैल्यूज। तो आप देखें कि इसने जो रिटर्न मुझे एरे किया है उसमें अब वो ओरिजिनल डाई की जो एक्चुअल वैल्यूज थी वो आ गई है न्यूमेरिकल। इस डाई के अंदर ये जो डाई था आप देखें इसमें ये न्यूमेरिकल वैल्यूज थी, और जो जब मैंने इन्वर्स ट्रांसफॉर्म किया तो इसमें ये वैल्यूज है। तो इस तरह से आप इन्वर्स ट्रांसफॉर्म यानी इस इनकोडर, ये इनकोडर का जो इंस्टेंस है वो डॉट इनवर्स ट्रांसफॉर्म के जरिए आप उसको इन्वर्स ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, अब ये है कि हम इस यानी इसमें आप अगर मैं इधर यहाँ पे डाटा देखूँ तो इसमें जो हमारा आउटपुट था वो यानी एड्सॉर्प्शन है, जो कि एड्सॉर्प्शन कॉलम जो है वो हमारा सॉरी आउटपुट है। एड्सॉर्प्शन कॉलम जो है हमारा आउटपुट है। इससे पहले मैं एक काम करना चाहूँगा वो ये कि ये ये जितने भी जो फंक्शंस हैं मैं चाहूँगा कि इसको एक अलग फाइल में रख दूँ, ताकि हमारी ये जो मेन फाइल है एटीए वाली ये ज़रा रिलेटिवली क्लीन रहे। तो इस फाइल को मैं नाम देता हूँ डिटेल्स, ठीक है, और इसके अंदर ये फंक्शन जो है मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और इन अब मुझे ये जो ऊपर इंपोर्ट हो रहा है बेसिकली इसको भी मुझे उधर लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि ये इस फाइल में ये चीज़ें इधर यूज़ हो रही है। और अब इन फंक्शंस को मैं यहाँ पे उधर यूज़ कर सकता हूँ, इंपोर्ट कर सकता हूँ इस जहाँ पे तो अब मैं कह सकता हूँ फ्रॉम यूटिल्स इंपोर्ट मेक डाटा, ठीक है। अ, अगर आप यानी अ, हो सकता है आपको यहाँ पे डॉट यूटिलिटी लगाना पड़े अगर आप अपनी फाइल को अगर आप यानी VS कोड में रन कर रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आपको डॉट लगाना पड़ेगा। उसकी क्या रीजनिंग है वो मैं आपको मतलब फिर कभी बताऊंगा, लेकिन फिलहाल पहचान में आपको डॉट लगाने की ज़रूरत नहीं है। स्पेशल उस वक्त जब आप इस फाइल को सिर्फ इस फाइल को इस तरह से रन कर रहे हैं, एटलीस्ट उस वक्त आपको उसकी ज़रूरत नहीं है। एनीवे, तो इस वक्त हमने अभी तक जो हमने काम किया वो बेसिकली क्या किया कि हमने अ, अपना जो डाटा था उसको एक्सेल शीट से एक पाइथन के अंदर ले आए हैं, ठीक है। अभी तक हमने डाटा को सिर्फ हमने ये देखा है कि हमारा जो डाटा है उसके अंदर 12 कॉलम्स हैं, और 2 कॉलम्स जो हैं वो कैटेगोरिकल हैं, और उन 2 कॉलम्स को हम 2 तरीकों से न्यूमेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेबल एनकोडिंग या वन हॉट एनकोडिंग। तो जब अब हमने वन हॉट एनकोडिंग की, अब लेट से मैं यहाँ पे दोबारा से आपको इसको रन करके दिखा देता हूँ। तो वो ये कि जब हमने वन हॉट एनकोडिंग की तो उसमें नंबर ऑफ कॉलम जो है वो 13 की बजाय 75 हो गए, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे डाटा डॉट शेप करूँ तो आप देखें 75 इसमें कॉलम्स हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे डाटा के अंदर जो हमारा जो आउटपुट था वो ऑप्शन कॉलम जो था वो आउटपुट था। तो अ, बेहतर यह है कि आपका जो आउटपुट कॉलम है वो एंड पे हो। मतलब ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन यह है कि हम यहाँ पे ये जो मेक डाटा में हम इसको एंड पे लेके जाएंगे ताकि अ, जो ऑप्शन कॉलम है नज़र आए वो इधर यहाँ पे। तो अब हम जब इस EDA फाइल को दोबारा रन करेंगे तो ये अपडेटेड फंक्शन जो है उसको इस्तेमाल करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इस वक्त डाटा को चेक करूँ तो आप देखें कि ऑप्शन कॉलम जो है इसमें एंड पे है। अब अगर हम यानी ये जानना चाहें कि हमारे जो अ, वो थे, यानी अगर मैं लेट से इसको इसके बगैर कोई भी इनकोडिंग इसको आर्गुमेंट नहीं देता हूँ और इसको रन करता हूँ, तो इस वक्त आप पहले सोचें कि डाटा के अंदर डाटा की क्या शेप होगी। तो अगर आपने सोच लिया तो आपको होपफुली आपका गैस ठीक होगा। इसमें 13 कॉलम्स हैं और इसके अंदर जो ये दोनों कॉलम्स हैं ये कैटेगोरिकल हैं। अब अगर मैं ये जानना चाहूँ कि एडजॉर्बेंट जो कॉलम है उसके अंदर हमें ये तो पता है कि एडजॉर्बेंट के अंदर तकरीबन 48 तकरीबन नहीं बल्कि एग्जैक्टली 48 कैटेगरीज हैं, लेकिन ईच कैटेगरी में कितनी वैल्यूज़ हैं, यानी GIC की कितनी वैल्यूज़ हैं और इसकी कितनी वैल्यूज़ हैं। तो उसके लिए हम वैल्यू काउंट्स का जो फंक्शन है वो इस्तेमाल करेंगे, मेथड जो है वो इस्तेमाल करेंगे। तो ये आप देखें कि इसने बता दिया कि सबसे ज़्यादा जो कैटेगरीज हैं वो इसकी हैं 213, इस कैटेगरी की 141 वैल्यूज़ हैं, और उसके अलावा काफ़ी सारी वैल्यूज़ ऐसी भी हैं जिनकी सिर्फ एक एक वैल्यू है, जो दो है। अगर आप मशीन लर्निंग में हो सकता है अगर आप इन वैल्यूज़ को एक्सक्लूड कर दें, अगर आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है तो हो सकता है आपके रिजल्ट जो हैं वो
बेहतर आ जाए, लेकिन मतलब ये प्योरली डिपेंड करता है, आपको टेस्ट करना होगा। कि हम चाहेंगे, वैसे आप अमूमन चाहेंगे कि आपका डाटा जो है वो बैलेंस्ड हो, यानी तमाम कैटेगरीज जो हैं, अगर जगह वो कभी हो तो नहीं सकता कि वो एग्जैक्टली बैलेंस हो, लेकिन इस तरह से ना हो कि एक कैटेगरी जो है वो वन मतलब 1000 उसकी वैल्यूज हो और दूसरी की जो है वो सिर्फ एक एक वैल्यूज हो, तो इससे आपकी परफॉर्मेंस को जो है वो फ़र्क पड़ सकता है। इसी तरह से अगर हम जो है वो जो डाई है उसकी अगर हम जानना चाहें कि उसकी हर कैटेगरी की कितनी वैल्यूज़ हैं, तो आप देखें कि इसमें भी एक कैटेगरी है जिसकी सिर्फ दो वैल्यूज़ हैं और कुछ ऐसी हैं जिनकी 300 से भी ऊपर वैल्यूज़ हैं। इसके बाद जो हम यानी एक बहुत यूज़फुल फंक्शन है इसका डाटा फ्रेम का, और वो है डाटा डॉट डिस्क्राइब। ठीक है, डाटा डॉट डिस्क्राइब क्या करता है? डाटा डॉट डिस्क्राइब ये करता है कि आपके जो हर कॉलम्स के जो में यानी स्टेटिस्टिकल पैरामीटर्स जो है वो आपको रिटर्न करता है, यानी हर कॉलम का ये बता रहा है कि उस कॉलम में टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितनी हैं, उसका उन वैल्यूज़ का मीन क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, मिनिमम वैल्यू क्या है, 25th क्वांटाइल, 50th क्वांटाइल, 75th, यानी 75% वैल्यूज़ जो है वो उनकी क्या वैल्यू है। ठीक है, 50% ऑफ वैल्यूज़ की जो है वो क्या वैल्यू है। ठीक है, और मैक्सिमम क्या वैल्यू है। ठीक है, अब एड्जॉर्प्शन टाइम जो है उसकी मिनिमम आप देखें तो ज़ीरो है, और एड्जॉर्प्शन जो हमने प्रिडिक्ट करना है उसकी मिनिमम वैल्यू जो है वो भी ज़ीरो है, और उसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 2235 है। ठीक है, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होगी, यहाँ आपको पता होनी चाहिए कि आपका जो आउटपुट कॉलम है एटलीस्ट उसकी जो वैल्यूज़ हैं वो कहाँ से लेके कहाँ तक वेरी कर रही हैं। ठीक है, ये चीज़ आपके, और यहाँ उसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है जो कि हम अभी देखते हैं आगे। अच्छा, इसके बाद हम चाहेंगे कि इस डाटा में, हमारे डाटा में जो डिफरेंट फीचर्स हैं ये कितने इंफॉर्मेटिव हैं आउटपुट के लिए। ठीक है, अब कितने इंफॉर्मेटिव है इसको हम डिफरेंट तरीके से, डिफरेंट मेथड्स के ज़रिए हम इसको जज कर सकते हैं। एक मेथड जो है वो कोरिलेशन है, यानी हम ये कोरिलेशन हमें ये बताता है कि, यानी दो फीचर्स का कोरिलेशन हमें ये बताएगा कि ये फीचर इससे कितना रिलेटेड है या कितना कोरिलेट, यानी कोरिलेशन का मतलब, हाई कोरिलेशन का मतलब ये है कि ये वैल्यू इसके बढ़ने से ये चीज़ बढ़े और इसके कम होने से कम ये चीज़ कम हो। अब हो सकता है ये हाई कोरिलेशन प्योरली हो सकता है यानी चांस की बेस पे भी हो सकता है, यानी अगर आप गूगल के ऊपर सर्च करें कि नंबर ऑफ चॉकलेट, यानी अगर आप चॉकलेट कंजप्शन एंड नोबल प्राइसेस, अगर आप इनकी आपस में कोरिलेशन चेक करें तो इनकी कोरिलेशन काफ़ी हाई है। स्पेशली आप ये चीज़ चेक करें यहाँ पे, तो यानी जो जो चॉकलेट कंजप्शन बढ़ती जा रही है, नंबर ऑफ नोबल प्राइसेस भी उस कंट्री के बढ़ते जा रहे हैं। अब ये कोरिलेशन है, बेसिकली इसका कोरिलेशन जो है वो देखें काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, 0.79 इन दो चीज़ों का, लेकिन ये प्योरली कोइंसिडेंस है। इसका हमें पता है कि चॉकलेट कंजम्पशन का नोबेल प्राइज़ लेने या ना लेने से कोई बिल्कुल भी दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, तो इसी तरह से कोरिलेशन जो है, अगर दो फीचर्स का कोरिलेशन ज़्यादा है, इसका मतलब ये नहीं है कि यानी ये फीचर जो है वो है, यानी एक दूसरे का काज भी कर रहे हैं, इनका आपस में ताल्लुक भी है। ठीक है, और कोरिलेशन ड्रा करने के लिए, कोरिलेशन जो कैलकुलेट या उसकी जो मतलब प्लॉट करने के लिए हमारे पास जो कोड है, वो ये कोड हम इस्तेमाल करेंगे। इसमें ये EDA जो है ये हमें इंपोर्ट करना होगा, और इसको हम इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम ए फॉरवर्डर डॉट EDA, इंपोर्ट EDA, और इसके बाद ये PLT जो है इसको हम इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट pyplot एज PLT। ठीक है, तो अब हम, यानी जब इस फाइल को रन करेंगे तो ये फाइल क्या करेगी, ये फाइल जो है ये हमें यहाँ पे जो परफॉर्मेंस इस डाटा के अंदर जो तमाम के तमाम कॉलम्स हैं उनका आपस में जो कोरिलेशन है वो हमें एज ए हीट मैप प्लॉट कर देगी। ठीक है, ये जो EDA डॉट कोरिलेशन जो है ये एक मतलब हमें ये हीट मैप प्लॉट कर देगा। ठीक है, अब अगर आप हीट मैप देखें तो आप देखें इसका कोरिलेशन का, तो आप देखें कि सरफेस एरिया का एड्जॉर्प्शन के साथ बहुत ज़्यादा कोरिलेशन है। ठीक है, 0.69, इसका मतलब ये है, और एड्जॉर्प्शन जो है वो हमारा यानी
मतलब टारगेट फीचर है, ठीक है। इसी तरह पोर वॉल्यूम का एड्सॉर्प्शन के साथ बहुत ज़्यादा ताल्लुक है, यानी हाई कोरिलेशन, हाईली पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब यह है कि इनको बढ़ाने से एड्सॉर्प्शन बढ़ रही है। और ये जो है यहाँ पे सोल्यूशन पीएच, इसका हाईली नेगेटिव कोरिलेशन, इसका मतलब क्या है कि सोल्यूशन पीएच बढ़ाने से इसका हाईली नेगेटिव है विद वॉल्यूम, ठीक है। यहाँ पे ये देखें वॉल्यूम और सोल्यूशन पीएच, तो इसका मतलब क्या है कि सोल्यूशन पीएच बढ़ाने से वॉल्यूम जो है वो कम हो रहा है और वॉल्यूम बढ़ाने से सोल्यूशन पीएच कम हो रहा है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हकीकत में भी ऐसा हो। इट इज़ ये प्योरली हमारे डाटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमारे डाटा के अंदर जो हमने डाटा कलेक्ट किया है, उस डाटा के अंदर सोल्यूशन पीएच बढ़ाने से वॉल्यूम जो था वो कम हो रहा था, ठीक है। तो मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ फीचर्स जो हैं वो आपस में हाईली नेगेटिव कोरिलेटेड हैं, कुछ फीचर्स जो हैं वो आपस में हाईली पॉजिटिव कोरिलेटेड हैं। और कुछ फीचर्स जो हैं वो मतलब आप मतलब टारगेट के साथ भी कुछ का जो है वो हाई कोरिलेशन है। और मतलब इस तरीके से आप जो इनिशियल अंडरस्टैंडिंग है अपने डाटा के बारे में वो आप डेवलप कर सकते हैं। यूजुअली आप नहीं चाहेंगे कि आपका जो अगर फीचर्स, दो फीचर्स जो है वो लेट से उनकी कोरिलेशन जो है बहुत हाई है, 0.99 है, ठीक है। इसका मतलब यह है कि उन दोनों में से आपको एक फीचर चूज करना चाहिए, दोनों फीचर चूज नहीं करने चाहिए। क्योंकि 0.99 कब होगा? जब दोनों फीचर्स की वैल्यू मोर और लेस सिमिलर होगी, सेम होगी वैल्यू मोर और लेस, ठीक है। तो उस वक्त उनका कोरिलेशन जो है वो 0.99 यानी बहुत ज़्यादा होगा। और अगर अ, और अगर आप आप ये भी नहीं चाहेंगे कि आपके जो फीचर्स हैं अगर उनका मतलब अगर लेट से 100 फीचर्स हैं और मतलब बीच में से 10 फीचर ऐसे हैं जिनका आउटपुट के साथ कोई कोरिलेशन नहीं है एट ऑल, और अगर आपको पता है और आपको नहीं पता कि क्या वो वाकई रिलेटेड भी हैं कि नहीं है, तो आप उन फीचर्स को हो सकता है एक्सक्लूड कर दें, ठीक है। आप सिर्फ वो वाले फीचर्स लें जिनका आउटपुट के साथ कोरिलेशन जो है वो 0.1 या 0.2 से ज़्यादा है, ठीक है। ये अमूमन आप इस तरह से इस हीट मैप को फीचर सिलेक्शन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है आपका ईटीए में, वो ये होता है कि आप अपने जो यानी डाटा का पहले आप उसके मतलब कॉलम चेक करते हैं, उसकी मिन मैक्स स्टैटिस्टिकल पैरामीटर जो हमने मतलब अभी देख लिए हैं। उसके बाद आप उसकी यानी कोरिलेशन जो है चेक करते हैं कि फीचर्स का आपस में और फीचर्स का टारगेट के साथ कितना कोरिलेशन है। अच्छा, अभी आपने शायद रिप्रोड्यूसिबिलिटी की वीडियो में आपने देखा होगा कि हम जो है चाहेंगे कि हमारा जो कोड है वो यानी हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो फुली रिप्रोड्यूसिबल हों। तो हम उसके लिए जो यानी हम चाहेंगे कि हमारे पास ये जो ईटीए वाला जब जो कोड है उसके रिजल्ट्स जो है इस तरह से उसकी एचटीएमएल जनरेट हो। तो इसको इसके लिए हमने मैंने आपको उसमें बताया था रिप्रोड्यूसिबिलिटी के लिए कि हम अपने जो कोड है उसको उसके डिफरेंट जो पार्ट्स हैं उसको सेल्स में ब्रेक डाउन करते हैं, स्प्लिट करते हैं, और ये जो सिग्नेचर है ये सेल्स की यानी स्प्लिट करने को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अब हम अगर इस कोड को रन करना चाहें ताकि हमारे पास इस तरह की HTML जो है वो जनरेट हो, इस तरह की HTML, तो उसके लिए मैं यहाँ पे अपना जो एनाकोंडा में मैंने जो इन्वायरमेंट एक्टिवेट किया हुआ है वही इन्वायरमेंट जो यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ उसको मैंने यहाँ पे एक्टिवेट किया हुआ है। और मैं इस पाथ पे जाऊँगा, यहाँ पे जो मेरा प्रोजेक्ट का पाथ है, ठीक है, उसको मैं यहाँ पे CD इस पाथ में जाऊँगा। अब मैं ये उस पाथ में हूँ और उसके बाद मैं डॉक्स फोल्डर के अंदर जाऊँगा और डॉक्स फोल्डर के अंदर मैं ये कमांड रन करूँगा HTML। तो इससे ये कमांड क्या करेगी? ये कमांड बेसिकली जो इसके अंदर ये जो स्क्रिप्ट फोल्डर के अंदर जितना भी कोड है वो सारे का सारा कोड रन करेगी। और उसका जो आउटपुट है वो आउटपुट मुझे यहाँ पे डॉक्स फोल्डर के अंदर बिल्ड और HTML के अंदर यहाँ पे जो इंडेक्स है यहाँ पे मुझे अ, यानी इसका जो आउटपुट है वो यहाँ पे नज़र आ जाएगा, ठीक है। अभी आप देखें कि इसने मुझे एक एरर दिया है कि यहाँ पे यूटिल्स फाइल के टॉप में मैंने वो सिग्नेचर नहीं लिखा। तो जो फाइल का हेडर है ये utils, ठीक है। अभी मैं इस फाइल को दोबारा से रन करूँगा, मेक HTML की कमांड दोबारा दूंगा, तो ये होपफुली ये जो है ये सक्सेसफुली रन हो जाएगी। कैन नॉट इम्पोर्ट बॉक्स फाइल और ब्ला ब्ला ब्ला।
ये जो अभी इसने एरर दिया है, ये कह रहा है कि मैं इस फाइल के टॉप में कुछ फंक्शंस जो हैं उनको इंपोर्ट कर रहा था जो उस फाइल में एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो मैं अब उनको इंपोर्ट नहीं कर रहा हूँ और अब यहाँ पे दोबारा से मैं एक HTML करता हूँ, तो ये जो है होपफुली इस दफ़ा सक्सेसफुली रन हो जाएगी। और जब ये सक्सेसफुली रन हो जाएगी तो मुझे इसका जो आउटपुट है वो HTML फाइल में आ जाएगा। तो अब ये चूँकि रन हो चुकी है, तो यहाँ पे मैं जो HTML है यहाँ पे उसको जब मैंने ओपन किया, तो आप ये देखें कि इधर EDA के अंदर ये सारी चीज़ें, ये जहाँ तक मैंने अभी कोड जो है वो रन किया था वो आ गया। मैं इस फाइल को यहाँ पे राइट क्लिक करके रन फाइल इन पाइथन कंसोल भी रन कर सकता हूँ, जो कि हम शायद इसी तरह ही करते रहे आगे। लेकिन मैंने आपको दिखाना ये था कि हम चूँकि फाइनली मतलब इनिशियली मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हमारे पास इस तरह की HTML जनरेट होगी, तो वो मैंने आपको बता दिया कि वो हमारे पास अभी किस तरह से जनरेट हो रही है। तो अब हम जो कोड लिखेंगे वो इसके अंदर लिखते जाएंगे यहाँ पे अपने, और उनको डिफरेंट कोड स्निपेट्स को उसके यानी सेपरेट करते जाएंगे, सेल्स में डिवाइड करते जाएंगे। तो हम फाइनली अब जो है कोड जो है जब हम सारा लिख लेंगे उस वक्त हम मेक HTML से रन करेंगे। अदरवाइज हम इसी कंसोल में ही रन करके देखते जाएंगे कि हमारे पास क्या आउटपुट आ रहा है। अच्छा, अभी तक हमने अपना जो डाटा है उसका हमने सिर्फ ये देखा है कि उसके अ, यानी जो कॉलम्स के अंदर जो वैल्यूज़ हैं हम सिर्फ उस तरह से देख रहे हैं, या उनके स्टेटिस्टिकल पैरामीटर्स हमने देखे हैं, या हमने उन अपना जो डाटा है उसको इस तरह से प्रिंट करके या उसके स्पेसिफिक लेट से कॉलम को हम इस तरह से प्रिंट कर के वैल्यूज़ देख रहे हैं। बेहतर होगा कि हम इस वैल्यूज़ को एक्चुअल प्लॉट करें और उनको प्लॉट करके हम देखें कि वो जो वैल्यूज़ हैं मतलब मतलब वो वैल्यूज़ क्या क्या ट्रेंड शो कर रही हैं, यानी हम उसकी जो अगर हम उसकी लाइन प्लॉट उनको एज ए लाइन प्लॉट करें वैल्यूज़ को, तो उससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारा जो डाटा है वो उसमें जो डिफरेंट फीचर्स हैं वो उनका क्या ट्रेंड है। ठीक है, तो उनकी लाइन प्लॉट करने के लिए हम ये कोड इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे पहले हम matplotlib का एक्सेस क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, और उतने एक्सेस क्रिएट कर रहे हैं जितने कॉलम्स हैं इस डाटा के अंदर। ठीक है, और उसके बाद हम फॉर लूप के ज़रिए एक्सेस के ऊपर इटरेट कर रहे हैं, और और ये प्लॉट फंक्शन इस्तेमाल करके हम क्या कर रहे हैं कि हम प्लॉट फंक्शन को हम एक एक कॉलम दे रहे हैं, और ताकि उसको, और फाइनली हम प्लॉट फंक्शन को हम शो इज इक्वल टू फॉल्स, ताकि हमारे पास एक्सेस जो है वो एक्सपायर ना हो। और फाइनली जब सारे फॉर लूप कंप्लीट हो जाए तो हम उसको प्लॉट कर रहे हैं। तो इस कोड को हम यहाँ पे अगर रन करें तो आप देखें कि हमारे पास इसने क्या किया, इसने लाइन प्लॉट जो है तमाम कॉलम्स को एज ए लाइन प्लॉट प्लॉट कर दिया है। इसमें हमने जो कैटेगोरिकल फीचर्स थे उनको प्लॉट नहीं किया, क्योंकि कैटेगोरिकल फीचर्स का आप लाइन प्लॉट जो है अगर वो लेबल इनकोडेड है तो वो 0 1 होगा, सिर्फ 0 और 1, और अगर वो 1 हॉट इनकोड मतलब उनकी लाइन प्लॉट की कोई सेंस नहीं बनती। न्यूमेरिकल फीचर्स का हम लाइन प्लॉट जो है वो करके हम एक्चुअल देखना चाहेंगे कि वैल्यूज़ क्या क्या वेरी कर रहे हैं। अब मिसाल के तौर पे हम देख सकते हैं कि जो एब्जॉर्प्शन टाइम है उसकी वैल्यू 0 से लेके मसलन शायद 1400 या 1500 तक वेरी कर रही है, और वो ज़्यादा दफ़ा जो वैल्यू है वो 0 से 10 के दरमियान ही है। ठीक है, इसी तरह से जो वॉल्यूम है उसकी वैल्यू जो है वो 1 से शुरू होकर 0 तक है, लेकिन आप देखेंगे किस तरह से वेरी कर रही है। यहाँ पे जो एब्जॉर्प्शन टाइम है, मतलब आप इस तरह से अपने डेटा के अंदर जो ट्रेंड है उसको आप इस तरह से लाइन प्लॉट करके उसको देख सकते हैं। उसके अलावा हम अपने डाटा की जो डिस्ट्रीब्यूशन है अगर उसको देखना चाहें तो उसके लिए मूवमेंट बॉक्स प्लॉट जो है वो इस्तेमाल की जाती है। तो बॉक्स प्लॉट के लिए हम यानी यहाँ पे हमने फॉर लूप के अंदर प्लॉट फंक्शन इस्तेमाल किया था, यहाँ पे हम फॉर लूप के अंदर बॉक्स प्लॉट का फंक्शन जो है वो इस्तेमाल करेंगे। तो बॉक्स प्लॉट को भी हम उसी तरह से ही जो डाटा है डाटा के अंदर से एक एक कॉलम हर लूप के में दिए जा रहे हैं और उसको बता रहे हैं कि किस एक्सिस के ऊपर प्लॉट करे। और यहाँ पे कुछ बॉक्स प्लॉट के जो फीचर्स हैं वो हम यानी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो सेट कर रहे हैं। आप ये बॉक्स प्लॉट का जो डॉक्यूमेंटेशन है आप उसमें जाके यहाँ पे EasyMPL में आप यहाँ पे बॉक्स प्लॉट की जो डॉक्यूमेंटेशन है उधर से देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या हम आर्गूमेंट दे सकते हैं। एनीवे हम इसको यहाँ पे रन करेंगे तो ये हमें जो है एक एक तमाम न्यूमेरिकल फीचर्स के जो बॉक्स प्लॉट है वो दे सकते हैं। अब बॉक्स प्लॉट से हमें ये पता चलता है कि हमारे पास यानी कौन सा फीचर जो है वो
किस तरह उसकी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह की है, उसमें आउटलायर कितने हैं। अब जैसे ये एड्सॉर्प्शन जो है, इसमें आप देखें कि बहुत ज़्यादा आउटलायर हैं। और मतलब ये जो फीचर्स हैं कुछ, जैसे मिशन सोल्यूशन पीएच है, ये बहुत, इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो काफ़ी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। इस बॉक्स प्लॉट में ये जो लाइन है, ये मीडियन लाइन को शो कर रही है, ठीक है। मोस्ट प्रॉब्ली ये मीडियन लाइन को, हाँ जी, ये मीडियन जो ग्रे कलर से हमने मीडियन लाइन को शो किया था, ठीक है। इस यानी बॉक्स प्लॉट के ज़रिए अमूमन हमारे ऐसे फीचर जो हाईली स्क्यूड फीचर हो, यानी यहाँ पे एड्सॉर्प्शन जो फीचर है ये स्क्यूड है थोड़ा सा, लेकिन आप देखेंगे कि बाज़ औक़ात हमारे फीचर जो है वो, यानी जिनके जो बॉक्स है वो बिल्कुल पिचक गया हो, ठीक है, जैसे इस केस में ये पिचका हुआ है, ठीक है। उन फीचर्स को अमूमन आप ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, करना चाहेंगे, ठीक है। अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आ रही तो आप उन फीचर के ऊपर उनका कोई लॉगरिथमिक ट्रांसफॉर्मेशन या कोई भी दूसरी तीसरी ट्रांसफॉर्मेशन कीजिए, ताकि हमारे पास, यानी इवेंचुअली हम चाहेंगे कि हमारे पास फीचर जो है वो इस तरह के हों, और ये आउटलायर जो है ये ना होने के बराबर हो। ये जो वैल्यूज़ हैं ये आउटलायर को रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो आउटलायर जो है वो ना होने के बराबर हो और इस तरह से हमारे पास फीचर्स हों, ठीक है। तो जो इस तरह के नहीं होंगे, मतलब इस केस में हम कुछ नहीं अभी मतलब इनको हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन इस तरह के फीचर्स को डेफिनेटली, अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आ रही तो आप उनको ट्रांसफॉर्म करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन शो करने का, यानी ये हमने बॉक्स प्लॉट के ज़रिए डिस्ट्रीब्यूशन शो की कि हमारे डाटा की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूशन शो कराने का एक और तरीका है, वो है रिच प्लॉट, ठीक है। और रिच प्लॉट और साथ में हम बॉक्स प्लॉट भी शो करें, तो इसमें उसका जो कोड है वो यहाँ पे मतलब काफ़ी सिमिलर है ऊपर वाले कोड से, एक्सेप्ट ये कि हम यहाँ पे ये बॉक्स वाइलिन फंक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पे हम बॉक्स प्लॉट फंक्शन इस्तेमाल कर रहे थे, यहाँ पे प्लॉट फंक्शन इस्तेमाल कर रहे थे, यहाँ पे बॉक्स वाइलिन फंक्शन जो है वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये जो बॉक्स वाइलिन फंक्शन है, ये हम इसका जो कोड है वो यहाँ पे हम यूटिल्स फाइल में लिख देंगे। ये फंक्शन जो है बॉक्स वाइलन, बेसिकली ये बॉक्स प्लॉट भी और साथ में वायलेन प्लॉट भी, या मतलब उसको हाफ वायलेन जो है वो रिच प्लॉट होती है, तो रिच प्लॉट वो तो वो करेगा। तो अब यहाँ पे हमें ये एस एन एस जो है, ये सीबोर्न लाइब्रेरी है, और पी एल टी जो है ये मैटप्लॉटलिब है, तो ये हमें इधर इम्पोर्ट करने होंगे। इम्पोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट फाइव प्लॉट एस पी एल टी, और साथ में हमें सीबॉर्न भी इंपोर्ट करना होगा, इंपोर्ट सीबॉर्न एस एस एन एस, ठीक है। अब हम जब इस यहाँ पे इधर इधर टॉप पे अगर हम लिखें कि बॉक्स वाइलन, अब हमने इधर कर तो लिया है, लेकिन अब जब हम इस कोड को यहाँ पे रन करेंगे तो ये हमें कह रहा है कि कैन नॉट इम्पोर्ट। क्यों? क्योंकि वो जो फाइल है, यूटिल्स फाइल, अभी रीलोड नहीं हुई मेमोरी में, ठीक है। अब इसको रीलोड करने के लिए हमें इस सारी के सारी फाइल को दोबारा से रन करना होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे इस फाइल को, ईटीएफ फाइल को दोबारा से रन करते हैं, ताकि वो जो यूटिल्स फाइल है, अपडेटेड यूटिल्स फाइल, वो मेमोरी में रीलोड हो जाए। तो जब ये रीलोड होगी तो इसके अंदर से ये सारे का सारा कोड रन होगा, और सारे का सारा कोड रन होगा तो वो प्लॉट्स जो हैं वो सारी की सारी दोबारा आ जाएंगी। तो अब ये जो बॉक्स वायलिन प्लॉट जो थी यहाँ पे, जो हमने इधर प्लॉट की, तो बेसिकली इसमें ये जो है ये बेसिकली वायलिन प्लॉट, अगर आप गूगल करें वायलिन प्लॉट, वायलिन प्लॉट, तो वायलेंट प्लॉट जो है वो इस तरह की होती है। ये वायलेंट प्लॉट है, ठीक है, ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल्स है। तो ये जो यहाँ पे हमने जो शो की है, इसमें ये हाफ वायलेंट है, यानी बेसिकली ये इस वायलेंट का हाफ हाफ पोर्शन है। मतलब बेसिकली ये जो दोनों इसकी साइड्स हैं, ये एक दूसरे का इमेज होती हैं। तो हमने हाफ वायलेंट शो की है, और ये ऊपर उसके बॉक्स प्लॉट रहा करते, ये बॉक्स प्लॉट जो है ये सेम यही बॉक्स प्लॉट है, ठीक है। तो इससे भी आपको, यानी अपनी डाटा की डिस्ट्रीब्यूशन का अंदाज़ा। और इसमें जो एक्स एक्सिस के ऊपर जो आपके जो इन फीचर्स की जो एक्चुअल वैल्यूज़, सॉरी वैल्यूज़ नहीं, उनकी जो अ, जी एक्चुअल जो वैल्यूज़ हैं वो हैं, एक्स एक्सिस के ऊपर जो एक्चुअल वैल्यूज़ हैं वो शो हो रही हैं, कि मसलन किस जगह के ऊपर, मतलब ये देखें एड्जॉर्प्शन टेम्परेचर में हमारे पास जो वैल्यूज़ थी वो ज़्यादातर इस रेंज में थी, ठीक है। और इसमें पैरेलसिस टाइम में हमारे पास जो वैल्यूज़ थी वो किस रेंज में कितनी वैल्यू, जहाँ पे जो वैल्यूज़ ज़्यादा हैं वहाँ पे ये जो पहाड़ी है वो उतनी ऊंची होगी, ठीक है। और जहाँ पे हमारे पास वैल्यूज़ कम है, यानी पैरेलसिस टेम्परेचर जो है वो अराउंड 40, बहुत कम वैल्यू है, ना होने के बराबर है, तो इसलिए वो जो पहाड़ी है वो, मतलब यहाँ पे हमें पहाड़ी नज़र नहीं आ रही है, ठीक है।
इसके अलावा हिस्टोग्राम सॉरी डिस्ट्रीब्यूशन को शो करने का अपने अपने डाटा के जो फीचर्स हैं आपके उसको उनकी डिस्ट्रीब्यूशन शो करने का एक और जो बहुत कॉमनली यूज मेथड है वो है हिस्टोग्राम। ठीक है, तो हिस्टोग्राम को शो करने के लिए प्लॉट करने के लिए भी सेम मेथड है जैसे हमने प्रीवियस, सिर्फ हम यहाँ पे फंक्शन जो है वो चेंज कर देंगे, हिस्ट फंक्शन। ये हिस्ट फंक्शन कहाँ से आ रहा है? ये हिस्ट फंक्शन यहाँ पे ऊपर हमने किया हुआ है, EasyMPL से हिस्ट फंक्शन इंपोर्ट कर रहे हैं। और लूप के अंदर हर दफ़ा हम हिस्ट फंक्शन को एक डिफरेंट डाटा में से एक डिफरेंट कॉलम दिए जा रहे हैं, और ये जो हम बता रहे हैं कि किस एक्सिस में प्लॉट करें, और ये जो आर्गुमेंट्स हैं ये हिस्टोग्राम से मुतल्लिक हैं। ठीक है, और अब हम जब कोड को यहाँ पे रन करेंगे तो ये हमें हर डाटा की, हर फीचर की हिस्टोग्राम जो है वो प्लॉट करके दे रहा है। बेसिकली हिस्टोग्राम, वॉयलिन और बॉक्स प्लॉट ये सेम चीज़ को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब जैसे यहाँ पे हमारा, यानी जैसे ये एड्सॉर्प्शन फीचर जो है ये इस तरफ को, इसकी जो बॉक्स प्लॉट है, इसकी जो बॉक्स है ये बहुत ज़्यादा लेफ़्ट को यानी पुश हुआ हुआ है। तो आप इसका जो हिस्टोग्राम देखेंगे उसमें भी जो है वो लेफ़्ट साइड पे जो बार है वो बहुत ज़्यादा, बेसिकली जो इसमें नंबर ऑफ़ पिन्स हैं हमने 10 रखे हैं तो इसलिए ये 10 है। अगर हम यहाँ पे लेट से 50 कर दें पिन्स जो हैं, तो ये जो मतलब बार्स हैं ये 50 हो जाएंगी। तो ये बार्स भी हमें बता रही हैं कि किस वैल्यू के ऊपर जो नंबर ऑफ वैल्यूज़ थी, ऐसी वैल्यूज़ वो कितनी ज़्यादा है। ठीक है, तो अब जैसे एड्सॉर्प्शन टेम्परेचर में इस रीजन में जो 0 से लेकर लेट से ये शायद 20 है, तो 0 से 20 तक जो है बहुत ज़्यादा वैल्यूज है, उसके बाद ना होने के बराबर है। सेम चीज़ जो थी हमें यानी ये जो रिच प्लॉट थी उससे भी पता चल रही थी, या ये जो रिच कह लें, वायलेंट कह लें, और ये जो थी बॉक्स प्लॉट से भी हमें यही पता चल रही थी कि जो मैक्सिमम आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो किस रेंज में है। ठीक है, तो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब यही होता है, मकसद यही होता है कि आप ये पता चलाएं कि आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो किस रेंज में कितनी वैल्यूज़ हैं। इसके बाद हम ये चाहेंगे कि हमारी जो डाटा है उसमें आपके पास तीन तरह के जो हैं वो एड्सॉर्बेंट्स हैं। तीन तरह के एड्सॉर्बेंट्स, सॉरी, हमने देखा था कि 47 टाइप्स के एड्सॉर्बेंट्स थे। अगर हम अपने डाटा में डाटा डॉट कॉलम्स चेक करें तो इसमें एड्सॉर्बेंट का कॉलम जो है वो इसमें नहीं है। अगर हम दोबारा से इधर उसको उसको कॉल करें, अपने जो फंक्शन था यहाँ पे, जो कि हमने इधर ऊपर रिमूव कर दिया यहाँ पे, तो इस वजह से वो जो है वो यहाँ पे ये देखें हमने उसमें से डाटा के अंदर से एड्सॉर्बेंट कॉलम जो है उसको हमने रिमूव कर दिया। तो अगर हम इसको दोबारा से इस फंक्शन को कॉल करें तो आप देखेंगे कि डेटा, तो एड्सॉर्बेंट डॉट वैल्यू काउंट्स, तो हमने देखा था कि हमारे पास तीन चार ये जो एड्सॉर्बेंट्स हैं इनकी जो मतलब बहुत ज़्यादा मतलब अबंडेंट है ये। ठीक है, अब अगर हम ये चाहें कि जब एड्सॉर्बेंट जो था अ, वो उसमें उसकी वैल्यू जो थी वो यानी अ, ये थी GIC, उस वक़्त बाकी जो फीचर्स थे वो किस तरह के थे। ठीक है, या जब एड्सॉर्बेंट जो था वो बायोचार था तो उस वक़्त जो वो थी अ, मतलब यानी उसकी वो थी, वो किस तरह की थी, अ, बाकी फीचर्स की डिस्ट्रीब्यूशन जो थी वो किस तरह की थी। तो इसको हम कहते हैं कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस। ठीक है, इससे पहले जो हमने प्लॉट की यहाँ पे, इसमें हमने देखा कि इस यानी पोर वॉल्यूम की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह की है। अब अगर मैं ये जानना चाहूँ कि पोर वॉल्यूम की डिस्ट्रीब्यूशन उस वक्त किस तरह की है जब जो एड्सॉर्बेंट है वो GIC है, या जब एड्सॉर्बेंट जो है वो बायोचार है, तो उसके लिए जो कोड है यानी उसको हम कहते हैं कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस। तो उसके लिए जो कोड है वो यहाँ पे मैं आपको अ, यानी लिस्ट कर रहा हूँ। और इसमें हम ये जो एड्सॉर्बेंट टाइप्स हैं बेसिकली हमने, चूंकि ये आप देखें यहाँ पे कोड में, तो हमने मतलब ये काफ़ी सारे हैं जो बायोचार्स हैं, काफ़ी सारे हैं जो GIC हैं, तो हमने इनकी कैटेगरीज बना दी हैं। तो कैटेगरीज जो है, ये जो कैटेगरीज हैं एड्सॉर्बेंट टाइप्स,
ये यहाँ पे आपको, यहाँ पे मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ यूटिल्स के अंदर। तो इसको मैं यहाँ पे, तो बेसिकली ये एड्जॉर्बेंट की टाइप्स हैं, यानी इनमें मैंने इन तमाम कोई 3 या 4 टाइप्स में इनको डिवाइड कर दिया है। अब मैं ये जानना चाहूँगा कि जब एड्जॉर्बेंट जो है वो जीबी है, तब जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे ये एड्जॉर्बेंट टाइप्स को मैं ऊपर इंपोर्ट करूँगा। ठीक है, एड्सॉर्बेंट टाइप्स। ठीक है, और इसी तरह डाई टाइप्स को भी जो मैंने यहाँ पे पेस्ट किया उसको भी, जो डाइस की भी मैंने यहाँ पे 3 4 सिर्फ कैटेगरीज बना दी, अनायनिक और एनआर वगैरह वगैरह। तो वो भी मतलब हम बाद में देखेंगे। तो एनीवे, तो इस कोड को लेट से मैं अब इस फाइल को दोबारा से रन करता हूँ। तो एंड पे जो है वो ये बॉक्स प्लॉट जो होगी, कंडीशनल बॉक्स प्लॉट हमारे पास आएगी। ठीक है, तो हमारे पास एड्जॉर्बेंट की ये 3 कैटेगरीज के अगेंस्ट जो है हम ऊपर वाले प्लॉट्स को हम क्लोज कर देते हैं। ठीक है, तो एड्जॉर्बेंट को हमने पहले तमाम के तमाम एड्जॉर्बेंट्स को हमने यहाँ पे मुख्तलिफ कैटेगरीज में, यानी जीबी और एसी और उसके अलावा हमने क्या किया, बायोचार। ठीक है, बायोचार, एसी और जीपी, इन 3 कैटेगरीज में हमने पहले तमाम के तमाम एड्जॉर्बेंट्स को क्लासिफाई कर लिया। और उसके बाद हम यहाँ पे ये देखना चाहते हैं कि जब एड्जॉर्बेंट जो है वो जीपी है, तब डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कैसी है। ठीक है, तो इस कोड को लेट से मैं रन करता हूँ। हाँ, तो आप ये देखें कि इसमें हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमारे पास आ गई है कि जब, यानी एड्जॉर्प्शन टाइम की डिस्ट्रीब्यूशन फॉर जीबी, फॉर एसी, फॉर बीसी किस तरह की, यानी जब एड्जॉर्बेंट बीसी था तो एड्जॉर्प्शन टाइम किस तरह का था, जब एड्जॉर्बेंट जो था वो एसी था तो इसकी, तो आप देखें हैरान कुन तौर पे कि बहुत सारे फीचर्स के लिए, यानी इस फीचर के लिए, इस फीचर के लिए, पैरेललिसिस टाइम के लिए आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो फीचर्स वो बहुत डिफरेंट है फॉर डिफरेंट एड्जॉर्बेंट्स। यानी यहाँ पे जो एड्जॉर्प्शन टाइम है, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन तकरीबन सेम ही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, लेकिन जैसे इस केस में वॉल्यूम जो है, जब जब एड्जॉर्बेंट बीसी है तो वॉल्यूम की डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू जब जब एड्जॉर्बेंट जो है वो जीबी है। ठीक है, तो यानी इस तरह से आप अपने डाटा के अंदर से न्यू इंसाइट्स जो है वो डिस्कवर कर सकते हैं, जिससे आपको अपना डाटा जो है वो उसको समझने में आपकी हेल्प होगी। ठीक है, इसके बाद हम सेम काम जो है वो हम डाई के लिए भी रिपीट करेंगे, कर सकते हैं। और उसके लिए हमने पहले डाइस की यहाँ पे टाइप्स ऑलरेडी बना दी हुई थी, कैटेगरीज। ठीक है, 2 3 4 कैटेगरीज जो थी वो हमने बना दी हुई थी, अनायनिक और आई थिंक कैटायनिक। ठीक है, अनायनिक और कैटायनिक 2 कैटेगरीज हमने बना दी हुई है। और अब यहाँ पे हम देखना चाहेंगे कि जब जब डाई जो है वो अनायनिक है या जब जब कैटायनिक है, तब तब फीचर्स की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो किस तरह की है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे इस तरह से इस कोड को जब रन करेंगे तो आप देखेंगे इसने हमें तमाम फीचर्स की डिस्ट्रीब्यूशन फॉर डिफरेंट डाइज इसने हमें यहाँ पे दे दी। ठीक है, तो ये हमने इस वक्त अभी हमने जो अपनी डाटा की जो आप कह लें कि बेसिक जो हमने एक्सप्लोर किया अपने डाटा को, कि हमारे डाटा के अंदर किस किस तरह के ट्रेंड हैं, कब कब क्या क्या ट्रेंड है। आप देखें यहाँ पे कि जब जो डाई जो थी वो अनायनिक थी, तो एड्सॉर्प्शन टाइम डिफरेंट, एक बड़ा डिफरेंट तरह का एड्सॉर्प्शन टाइम है, एड्सॉर्प्शन टाइम की डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट है जब एज कम्पेयर टू जब डाई जो है कैटायनिक है। उसी तरह से लाइन प्लॉट के जरिए हमें डिफरेंट इन्फॉर्मेशन मिली। ठीक है, उसके अलावा हमने जो कोरिलेशन प्लॉट थी उसके जरिए हमें एक बिल्कुल डिफरेंट तरह की इन्फॉर्मेशन मिली। इसी तरह से जब हमने स्टेटिस्टिकल पैरामीटर्स अपने डाटा के चेक किए तो हमें डिफरेंट तरह की इन्फॉर्मेशन मिली। इनमें से बाद इन्फॉर्मेशन जो है वो हम जब अपना मॉडल बिल्ड करेंगे, मॉडल ट्रेन करेंगे, उस वक्त वो हमारे काम आएगी। तो आज के अभी तक के उसमें हमने अपने सिर्फ अपने डाटा को एक्सप्लोर किया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम अ, तकरीबन 30 35 के करीब जो हमारे पास मशीन लर्निंग के मॉडल्स हैं, हम उनको किस तरह से उनकी परफॉर्मेंस को किस तरह से कंपेयर कर सकते हैं फॉर दिस डाटा। मुझे इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो में मैं आपको दोबारा मिलूंगा। अल्लाह हाफिज़।